जो है वो बॉडी के सपोर्ट करती हैं। इसी तरीके से जो है अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो वो बाइंड करेगा डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी को। इस तरीके से इंसुलेशन की बात करें तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू जिसको हम कहते हैं, द टिश्यू दैट इज कंपोज्ड ऑफ फैट सेल्स, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि ब्लड है, आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाएगा जैसे कि बोन्स हैं। function connective tissue can bind together, they provide mechanical support for other tissues। अब इसमें different types of support आ जाती है। उसके अलावा जो है वो हमारा inflammatory response जो है वो generate होता है कि different types of tissue में different cells होते हैं जो कि markers release करते हैं और inflammatory response होता है। इसी तरीके से wound repair है, that is also the function of connective tissue। वो कैसे होता है आगे हम पढ़ेंगे जो कि ये function perform करते हैं। It produces and maintains many different intercellular substances। ठीक है, तो ये सारे के सारे functions। अब यहाँ तक जो बेसिक बात है वो ये है कि आपको बेटे डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसे फॉर्म होता है, यानी उसका बेसिक क्या था, मेसेंकाइमल टिश्यू था दैट डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल्स एंड दीज सेल्स कैन फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। अब जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारी डेफिनेशन ही। अब डेफिनेशन के बाद वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट विल फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। दीज कंपोनेंट्स द बेसिक कंपोनेंट्स हैं, दीज आर सेल्स एंड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंपोनेंट का चार्ट है जो आपको बेटे पता होना जरूरी है कि एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स बताएं तो आप अगर इस फॉर्म में लिखें तो आई थिंक ये बेटर होता है। सेल्स में जो है हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट आर द फिक्स्ड सेल्स, व्हाट आर द वॉन्डरिंग सेल्स। इसी तरीके से जो है वो फाइबर्स की बात करें तो वी हैव कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वी हैव ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच कंपोज्ड ऑफ प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, जिसमें सल्फेटेड होते हैं, नॉन सल्फेटेड होते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स का चार्ट है कि कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है, और ये किस फॉर्म में नजर आता है, अब इन सारी चीजों का एग्रीगेट अगर करें तो कुछ इस तरह से जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हमें नजर आता है। ये आप पिक्चर देखें तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स नजर आएंगे, यानी हम जैसे कोलेजन की बात करते हैं, हम इलास्टिक की बात करते हैं, हम रेटिकुलर की बात करते हैं, तो हमें हर तरह के फाइबर्स नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली ये सारे के सारे सेल्स एंड फाइबर्स दे आर इमर्स्ड इन अ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस, या जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट करता है। जब हमने एपिथेलियल टिश्यू किया था तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हमें इसके तीनों कंपोनेंट्स के बारे में जो है वो बात करना है, और हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में कि इन एपिथेलियल टिश्यू वी हैव मोर सेल्स देन मैट्रिक्स, यानी हमने उसकी डेफिनेशन में किया था कि शीट्स ऑफ सेल्स हैं विद वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इसका ऑपोजिट होता है कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव a few number of cells which are immersed in this matrix। यानी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एपिथेलियल में सेल ज्यादा है, मैट्रिक्स कम है, और कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो मैट्रिक्स ज्यादा है जिसके अंदर सेल्स फाइबर्स जो है वो इमर्स हुए हुए हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट जो है वो डेफिनेशन में बनते हैं। नाउ सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, अब ये एक समझ लो बच्चों कि कॉमन पूछा जाने वाला सवाल इन योर SCQs, इन योर वाइवास के बेटे नेम द फिक्स्ड cells of the connective tissue and name the free cells, transient residents, या फिर इनको wandering cells कहते हैं। तो ये सारे के सारे cells जो हैं इनके नाम पता होना आपको जरूरी है ना। जब हम fixed cells की बात करते हैं तो fixed cell means कि these cells develop, they function and they die in the connective tissue, यानी वो कहीं नहीं जाते, वहीं पे जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं, वहीं पे जो है वो अपना फंक्शन को फॉर्म करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और वहीं पे जो है वो उनकी सेल डेथ हो जाती है। तो दीज सेल्स आर बेसिकली दीज आर फाइब्रोब्लास्ट जो कि मैच्योर होंगे इनटू फाइब्रोसाइट्स या फाइबर फॉर्मिंग सेल्स, और वो बनाएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। देन वी हैव मायोफाइब्रोब्लास्ट, यानी
These are also fibroblasts, but इनमें जो मायो है तो स्केलर प्रॉपर्टीज, जब मायो की बात होती है तो इसमें जो है वो फिलामेंट्स की बात आ जाती है, और फिलामेंट्स कौन से, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ या मसल्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली इसमें एक्टिन आ जाता है और मायोसिन भी आ जाता है, तो वी हैव मायोफाइब्रोब्लास्ट। अब इसमें कौन से फिलामेंट्स होते हैं हम आगे बात करेंगे। देन वी हैव एडिपोज या फैट सेल्स। अब फैट सेल्स जो होते हैं वो भी फिक्स्ड सेल्स होते हैं और पे स्टे करते हैं। देन वी हैव मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, जिनके बारे में हमने बात की, जो कि हमारे एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो होते हैं ये भी बेसिकली हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव फ्री या वॉन्डरिंग सेल्स। अब इन फ्री वॉन्डरिंग सेल्स को जो है वो हम कैसे कर सकते हैं कि वो सेल्स जो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से यानी अगर ये बोन मैरो में फॉर्म हो रहे हैं तो वहां से जो है ये मूव करेंगे थ्रू सर्कुलेशन और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वहां से जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में भी ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो दीज आर फ्री वॉन्डरिंग सेल्स एंड दीज आर मैक्रोफेजेस, दीज आर मास्ट सेल्स, lymphocytes, plasma cells, we have leukocytes, जिनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो बेटे ये टेबल along with the definition of connective tissue, यानी हम आपसे पूछ सकते हैं कि बेटे व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू एंड नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, नेम द डिफरेंट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, हाउ डू यू क्लासिफाई दीज सेल्स। तो ये सारे के सारे बेटे ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे एससीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। अब हम वन बाय वन बहुत डिटेल नहीं, लेकिन हम हर सेल के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। Now, फाइब्रोब्लास्ट की जी बेटे मैम जो ब्लड है वो कौन से में आएगा, रेसिडेंट में या माइग्रेंट? ब्लड जो है वो बेसिकली ब्लड के अंदर ये सारे के सारे सेल्स होते हैं। तो ब्लड को जो है वो पहले हम पार्ट ऑफ कनेक्टिव, यानी ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हम ये कहते थे। अब उसको जो है वो हमने उसमें रखा हुआ है, यानी पहले हम कहते थे कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बट ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स। किस तरह से कि एक सर्कुलेशन से एक सेल्स को उठाता है और वहां से जो है वो जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां लेके जाता है। तो ब्लड इज आ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और ये सेल्स जो हैं दीज आर द पार्ट्स ऑफ दैट कनेक्टिव टिश्यू। यानी हम कोई भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हम उसमें तीन चीजें होना जरूरी है, एक होंगे सेल, एक होंगे फाइबर और एक होगा उसका मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ ब्लड वी हैव अ लॉट ऑफ, यानी हमारे पास जो है वो ढेर सारा सेल है, बट बाकी चीजें जो है वो उसके कंपोनेंट्स कम होंगे। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बट blood is a connective tissue and these cells are part of that connective tissue। लेकिन अभी हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो जनरलाइज जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सारे के सारे सेल्स को जो है हम वॉन्डरिंग सेल्स या माइग्रेटरी सेल्स या फिर फ्री सेल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन में लेके आएंगे। बात समझ आई बच्चे? नाउ वी हैव फाइब्रोब्लास्ट, यानी हमने जो हमारे फिक्स्ड सेल्स हैं हमने वहां से स्टार्ट किया। वी हैव फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का हमने अगर पहला चार्ट याद हो तो मेसेनकाइमल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर द इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर फाइबर मेकिंग सेल्स। यानी आप इसका नाम देखो तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि इस सेल का फंक्शन क्या होगा। फाइब्रो यानी फाइबर मेकिंग सेल्स। These fibroblasts are the most common cells in the connective tissue, ठीक है। और these fibroblasts have two different types. We have active fibroblast and we have inactive fibroblast. Active fibroblast अगर हम देखें यहाँ पे जो larger आपको नजर आ रहा है, these are large, these are spindle shaped and they have radiating processes and it has large ovoid nucleus. जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं तो हमें उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो है वो इन केस ऑफ हिस्टोलॉजी पता होना जरूरी है। तो वी हैव एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट विच आर लार्ज विद स्पिंडल शेप एंड रेडिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं उनके, और लार्ज ओवॉइड न्यूक्लियस होता है। जबकि हम इनएक्टिव सेल्स की बात करें तो दीज सेल्स आर कॉल्ड फाइब्रोसाइट्स and they are mature fibroblasts. They have small ovoid cell with condensed rod-shaped nucleus. तो यहाँ पे आपको जितना भी हम वो देखेंगे तो हमें few fibroblasts नजर आते हैं, क्योंकि वो active phase जो है वो हमारी स्लाइड में हमें नजर नहीं आता। तो हम मोस्टली हम जिन सेल्स को देखते हैं तो these are fibrosites, और इस फॉर्म में जो है वो आपको स्लाइड्स में जो है वो नजर आते हैं। अब इन फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स के बाद, और अगेन फंक्शन जो है जब हम बात करते हैं इनकी, तो दे सिंथेसाइज, दे सिक्रीट कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
अब इसमें क्या बनाते हैं, ये बेसिकली बनाते हैं फाइबर, ये क्योंकि हमने इनका नाम भी फाइबर मेकिंग सेल्स रखा है, और उसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा दे सिंथेसाइज ग्रोथ फैक्टर्स, they rarely undergo cell division unless tissue is injured, which activate the quiescent cells, and they play a major role in the process of wound healing, and they respond to an injury by proliferating and enhance fiber formation. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो वूंड हीलिंग के साथ एसोसिएटेड है, दिस इज मायोफाइब्रोब्लास्ट। अब मायो जब लग जाता है तो इट मींस, मायो मींस मसल के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो मायोफाइब्रोब्लास्ट आर स्पिंडल शेप सेल्स that secrete collagen but also have well defined contractile properties, और वो क्या है कि इनके अंदर जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं, और ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होती हैं वो इनको डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स के साथ। और उसके अलावा जो है वो एक स्पेशल फीचर होता है इनका कि इनमें जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ डेंस बॉडीज होती हैं। जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो हमने, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो तो मसल स्ट्राइएशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि स्केलेटल मसल और दो तरह के मसल्स होते हैं, वी हैव स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स को जो है वो होती हैं कि इनमें स्ट्राइशंस होती हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो होती है वो ओवरलैप करती हैं और हमें स्ट्राइशंस नजर आती हैं। तो वो होते हैं स्केलेटल और कार्डियक मसल, और नॉन स्ट्राइटेड मसल जो है वो होते हैं स्मूथ मसल जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो इनका स्ट्रक्चर मायोफाइब्रोब्लास्ट का जो है दैट इज सिमिलर टू द स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल सेल्स के अंदर हमारे पास एक्टिन फिलामेंट और डेंस बॉडीज होती हैं जो कि उनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज में जो है या कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करती हैं। तो इसमें जो है वो याद रखने के लिए सिर्फ कि दीज मायोफाइब्रोब्लास्ट आर सिमिलर टू द स्मूथ मसल्स, और उसके अंदर जो है वो हमें एक्टिन फिलामेंट्स और डेंस बॉडीज मिलती हैं। These are critical in supporting normal wound healing. Basically, they are involved in the key processes such as breaking down the fibrin clot जो wound पे होता है, then create new extracellular matrix and collagen structure to support the other cell associated with effective wound healing. और उसके अलावा जो है they also help in contracting the wound. जब wound contract होगा तो healing property जो है वो उसकी ज़्यादा होती जाती है, वो जल्दी heal करता है, तो उसके लिए ये सेल जो है ये contribute करते हैं। तो अब इसमें से जो सवाल पूछा जाता है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि SEQ पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलोंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और फिर कंपोनेंट्स के बाद जो है वो हमने कहा कि सेल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कि वी हैव फिक्स्ड बॉन्डरिंग सेल्स, और फिक्स्ड बॉन्डरिंग सेल्स के बाद जब हमने फाइब्रोब्लास्ट को किया तो फाइब्रोब्लास्ट में जो बेटे सवाल पूछा जाता है तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट, ये एक कॉमन सा सवाल है जो पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है वो तीसरा सेल जो उसमें ऐड कर दिया जाता है दैट इज मायोफाइब्रोब्लास्ट, यानी एक्टिव, इनएक्टिव एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट, तीनों तरह के जो फाइब्रो साइट्स हैं इनके बारे में आपका पता होना ज़रूरी है। नाउ जो सेकेंड टाइप फिक्स्ड सेल्स की थी, थर्ड टाइप सॉरी, दीज आर एडिपोसाइट्स, ठीक है। एडिपोसाइट्स को हम कहते हैं फैट सेल्स, ठीक, दीज आर नोन एज लिपोसाइट्स, ठीक है। अब इसके जो है वो टोटल समझ लो कि 4 नाम आपके पास आ गए हैं, एडिपोसाइट, फैट सेल्स, लिपोसाइट्स, ये सारे के सारे नाम जो हैं, और जहां एग्रीगेशन होगा इन एडिपोसाइट का तो उस टिश्यू को कहेंगे हम एडिपोज टिश्यू। अब ये फैट सेल किस तरह से जो है वो हमें नजर आते हैं, दे बेसिकली कंपोज्ड ऑफ, अगर यहाँ पे देखो तो इसमें जो है ये फैट जो है लोब्यूल होता है, और उसके इस फैट लोब्यूल का जो है वो साइज जो है, या इस फैट ड्रॉपलेट का साइज इतना ज्यादा होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल को जो है वो पुश कर देता है टुवर्ड्स पेरिफ्री। अगर आपको नजर आए तो साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफ्री पे होता है एक थिन रिम की फॉर्म में, और ये आपको पूरा जो येलो नजर आ रहा है दिस इज फैट ड्रॉपलेट, ठीक है। अब ये फैट ड्रॉपलेट के बाद क्या हुआ कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जब जो है पुश हुए टुवर्ड्स पेरिफेरी, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो है इट आल्सो पुशेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो ये एक सिग्नेट रिंग की अपीयरेंस देता है। तो इसमें याद रखने की बात कि एडिपोसाइट्स आर किस तरह के सेल्स हैं, इनकी शेप क्या होती है, सिग्नेट रिंग होती है। और व्हाट इज दिस सिग्नेट रिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि फैट लोब्यूल जो है, ये फैट ड्रॉपलेट जो है वो उसका साइज इतना ज्यादा होता है
कि it pushes the cytoplasmic contents and the nucleus towards the periphery and it look like a signet ring. अब इसमें जो है फंक्शन क्या होता है, जहाँ भी फैट होगा दैट स्टोर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए होगा, इंसुलेशन बॉडी को जो है वो प्रोवाइड करने के लिए होगा। तो अब ये एडिपोसाइट की जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल टाइप्स होती हैं। दीज आर यूनिलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर। अब यूनिलॉक्यूलर समझ आता है जी बेटे, ये दोबारा यस मैम, नहीं समझ आया। एडिपोसाइट बेटे, इसमें एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स जो हैं दीज आर फिक्स्ड टाइप ऑफ सेल। ये बात तो समझ आ गई है कि जहां डेवलप होंगे वहीं रहेंगे, वहीं फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वहीं पे इनकी डेथ होगी, ठीक है। ये हो गए फिक्स्ड सेल्स। अब फिक्स सेल्स के साथ हमने बेसिकली स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, जैसे एक्टिव और इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट का किया है, इसी तरीके से एडिपोसाइट की अपनी एक अलग शक्ल है। अब उसकी शक्ल क्या है कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो फैट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली फैट सेल है तो फैट होगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट, ठीक है। अब वो ड्रॉपलेट इतना बड़ा होगा कि सेल के जो अपने कंटेंट हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो है वो इतना बड़ा है कि उसने पुश कर दिया है पेरिफेरी की तरफ, और जब उसने पेरिफेरी की तरफ पुश किया है तो वो कुछ इस तरह का एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर नजर आता है, सिग्नेट रिंग। पुराने जमाने में बादशाहों के पास एक अंगूठी होती थी जिसको सिग्नेट रिंग हम क्या कह रहे हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसके ऊपर जो है ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉडर होता था और बाकी नीचे से जो रिंग होता था वो थिन होता था। तो बेसिकली ये उससे रिजेंबल करता है, तो इसलिए इसका नाम हमने सिग्नेट रिंग रख दिया है, ठीक है। अब वो जो है वो स्टैंप के लिए भी यूज होती थी, वो अंगूठी डिफरेंट चीजों के लिए यूज होती थी। तो दिस इज सिग्नेट रिंग टाइप स्ट्रक्चर, यानी बाकी सारा का सारा थिन है और जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वो ब्रॉडर एक साइड में जो है। अब हमने कहा कि इसकी शक्ल के लिहाज से, ठीक है, हमने इसको दो उसमें डिवाइड कर दिया कि दो टाइप्स का होता है, एक होता है यूनिलॉक्यूलर और एक होता है मल्टीलॉक्यूलर। यानी इफ इट कंटेन्स अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ द फैट, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे यूनी मीन्स वन, ठीक, तो उसको हम कहेंगे यूनिलॉक्यूलर। और अगर उसके अंदर इस तरह से जो है वो मल्टीपल स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द फैट पड़े हुए हैं तो हम इसको कहेंगे मल्टीलॉक्यूलर, ठीक है। अब यूनिलॉक्यूलर कहाँ होता है? अडल्ट्स में, यानी अडल्ट्स के अंदर जितना आपका फैट है वो सारा का सारा यूनिलॉक्यूलर टाइप है और इसको हम वाइट एडिपोसाइट या वाइट एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और मल्टीलॉक्यूलर जो होता है वो बेसिकली ब्राउन अपीयरेंस देता है और ये जो है ये आपके एक यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है और इन्फेंट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जो है वो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहलाता है और इसका जो है वो फंक्शन क्या होता है? थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अब यानी हीट प्रोड्यूस करना, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नजर आ रहा है, यानी फैट ड्रॉपलेट्स हैं along with these mitochondria। ये एक इसको हम मल्टीलॉक्यूलर कहेंगे, इसको हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहेंगे और ये हमने कहा कि ये इन्फेंट्स के अंदर होता है, क्यों? थर्मोजेनेसिस के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ भी है वो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, तो हीट प्रोडक्शन जो है वो इसका बेसिक फंक्शन है। और ये वाइट एडिपोज टिश्यू जो कि एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, ये सारा का सारा किस लिए होता है? इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज एनर्जी का और उसके अलावा जो है वो इंसुलेशन बॉडी को जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होगा हमें। अब जब हम हिस्टोलॉजी में स्लाइड देखेंगे तो एडिपोज टिश्यू कुछ इस तरह से नजर आता है कि आपको ये खाली सेल्स नजर आ रहे होंगे अलॉन्ग विद द रिम, ये सारा सिर्फ रिम नजर आ रहा है जो कि साइटोप्लाज्म है और एक साइड पे आपको जो है वो न्यूक्लियस नजर आएगा, यहाँ पे जहाँ पे ये कर्सर है मेरा। अब वो खाली क्यों नजर आते हैं कि जब हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं तो ये जितना फैट है ये बेसिकली डिसॉल्व हो जाता है। जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो हमें जब स्लाइड पे सेल्स नजर आते हैं तो हमें एम्प्टी अपीयरिंग सेल्स नजर आते हैं, ठीक है, तो हमें खाली नजर आते हैं। इसी तरह से आपने अभी तक जो सेल्स पढ़े हैं उसमें से 2 सेल्स हो गए कि जो आपको
स्लाइड के ऊपर एम्प्टी अपीयरेंस देंगे। एक होता है हमारा गॉबलेट सेल, ठीक है, जो आपने एपिथेलियम में पढ़ा होगा, और एक हो गया हमारा एडिपोसाइट या फैट सेल के जो कि एम्प्टी अपीयरेंस देगा। उसमें क्या होता है गॉबलेट सेल में कि उसके जो है वो एपिकल रीजन में जो है वो ढेर सारे ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, सॉरी वैक्यूल्स आ जाते हैं कि जिनके अंदर म्यूकस भरा हुआ होता है, और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो म्यूकस कंटेनिंग वैक्यूल सारे के सारे वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो इसलिए वो खाली सेल नजर आता है। और इसी तरीके से एडिपोसाइट में ये फैट लोब्यूल जो होता है वो बेसिकली वॉश आउट होता है और हमें ये एम्प्टी अपीयरिंग सेल्स नजर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ जो कि है मेसेंकाइमल स्टेम सेल, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की कि दीज आर मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट यानी इनका पोटेंशियल जो होता है वो मल्टीपल होता है, यानी ये किसी भी सेल में जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी बॉडी में जिन सेल्स की जरूरत होती है ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं उन सेल्स में। तो वी हैव मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, दीज आर मल्टीपोटेंट स्ट्रोमल सेल्स, दे डिफरेंशिएट इनटू वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स इंक्लूडिंग ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, मायोसाइट्स, एडिपोसाइट, यानी हमें जिस तरह का सेल जो है वो रिक्वायर होता है ये उस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो हमारे रेजिडेंट सेल्स खत्म होते हैं, यानी हमारे रेजिडेंट सेल्स को अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं बेटे रेजिडेंट सेल्स, बोलें जरा। यानी यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर है कि हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं। अब आ जाते हैं हम वॉन्डरिंग सेल्स की तरफ, यानी वो सेल जो सर्कुलेशन में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस। पहले आपने इनके बारे में पढ़ा होगा मैक्रोफेजेस के बारे में, और इनका फंक्शन भी मेरा ख्याल है कि बेसिक फंक्शन आप सबको पता होगा कि मैक्रोफेज जो है वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या करते हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं ना आपके पास उन सबको जो है वो फेगोसाइटोस करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और इनके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको सेल में से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आसान लफ्जों में मैक्रोफेज का फंक्शन जो है वो ये होता है। इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स। अगेन अगर हर सेल के दो नाम हैं तो आपको बेटे उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, यानी अगर कहीं भी हिस्टियोसाइट्स लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर मैक्रोफेजेस। वैसे तो हम कॉमन टर्म्स यूज करते हैं, बट आपको हर सेल के जो अगर दो दो नाम है तो आपको पता होना जरूरी है। They are found in the loose connective tissue throughout the body, यानी आपकी पूरी बॉडी को जो है वो क्लीन करने के लिए जो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो है मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेजेस की भी जो है वो अगेन टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वी हैव इनएक्टिव मैक्रोफेजेस एंड वी हैव एक्टिव मैक्रोफेजेस। अब इनएक्टिव मैक्रोफेज की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर फ्यूजिफॉर्म, स्टेलिड। जब हम फ्यूजिफॉर्म सेल की बात करते हैं तो मेरे ख्याल है आपने बेसिक सेल टाइप में इनको ड्रॉ किया होगा कि इनके दोनों एंड्स जो होते हैं वो फ्यूज करे हुए होते हैं, ठीक है। और स्टेलेट होता है स्टार शेप, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म यानी ये इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि इनके दोनों एंड जो है वो आपस में मिले हुए और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो सेंटर में आए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये स्टार शेप हो, यानी इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नजर आए और बाकी सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो कि ये स्टार की तरह नजर आ रहा होता है, ठीक है। दे आर स्मॉलर एंड दे हैव डार्कर न्यूक्लियस। अब एक्टिव मैक्रोफेज की बात करते हैं क्योंकि मोस्टली बॉडी में जो है वो मैक्रोफेजेस एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो वी हैव लार्ज, वी हैव स्फेरिकल मैक्रोफेजेस, दे हैव न्यूक्लियस व्हिच इज इसेंट्रिक। अब इसेंट्रिक क्यों होता है कि ऑब्वियसली बहुत सारे जो है वो वेसिकल्स होंगे जिनके अंदर ढेर सारे एंजाइम होंगे, उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और इसके न्यूक्लियस को जो है वो किडनी शेप न्यूक्लियस भी कहते हैं। यानी किडनी शेप जब भी हम हिस्टोलॉजी में बात करते हैं तो इट मीन्स कि उसका एक पोर्शन जो है वो इंडेंटेड होगा, यानी उसका एक पोर्शन में जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो कर्व नजर आएगा, या वो उसमें जो है वो कोई कंटेंट्स होंगे जो सेल के जिसने उनको पुश किया होगा। तो दिस इज किडनी शेप, ठीक है। तो आपने ये जो बात होती है जैसे इनएक्टिव मैक्रोफेज जो है उनकी शेप की बात हो रही है, या एक्टिव मैक्रोफेज है तो उनकी शेप की बात हो रही है। तो ये जो शेप होती है ये क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज के लिए।
आपसे वैसे जनरली कोई नहीं पूछेगा कि बेटे मैक्रोफेज की शेप क्या होती है, लेकिन आपके एमसीक्यूज में ऑब्वियसली इसको जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ हम लिख सकते हैं कि बेटे इनएक्टिव मैक्रोफेजेस प्रेजेंट और इनएक्टिव मैक्रोफेजेस आर ऑफ विच शेप, इसमें जो है वो हम कर सकते हैं फ्यूजिफॉर्म है या फिर जो है वो स्फेरिकल हैं, किस तरह के हैं, लार्ज हैं, स्मॉल हैं, तो ये आपको दोनों इसके लिए पता होना जरूरी है। अब जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रोफेज देखते हैं, अब इसमें जो है वो आपको क्या नजर आएगा कि इसमें जो है वो इसका सेलुलर सरफेस, ये एक सिंगल मैक्रोफेज है जिसका एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो हमें जो है ये बहुत सारे वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आ रहे हैं, और बाकी जो अगर आप देखो तो इसका जो सरफेस है वो ज्यादा जो है वो हमें नजर आ रहा है कि उसके अंदर मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। अब ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं ये किस लिए हैं, ये बेसिकली ट्रैप करते हैं जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो आपको मैट्रिक्स में मिलती हैं, ये उनको ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके और उनको एनगल्फ करते हैं, एनगल्फ करके सेल के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट वेसिकल्स के अंदर आपके पास एंजाइम्स होते हैं, जो आपको लाइसोसोम का फंक्शन जो है वो पता होगा कि वो क्या करता है। ये मैक्रोफेज एनगल्फ करता है सब्सटेंसेस को, उनको जो है वो अंदर लेके आता है, लाइसोसोम के साथ कनेक्ट होती हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो इनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक बेसिक फंक्शनल पैटर्न है जो मैक्रोफेजेस का। अब ये कैसे परफॉर्म, अब इसके अलावा एक तो फंक्शन हो गया ये इन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस का, दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एज सूडोपोड जो है वो एक्ट करते हैं। सूडोपोड एक्ट करने का मतलब ये है कि ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ द मैक्रोफेज में जो है वो हेल्प करते हैं। और मूवमेंट क्यों जरूरी है मैक्रोफेज की, क्योंकि मैक्रोफेज को ट्रैप करनी है या पकड़नी है चीजें जो कि अनवांटेड है, तो इसलिए ये आपके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो है ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेज एक्ट करते हैं। एक तो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, दूसरा जो है मूवमेंट ऑफ द मैक्रोफेज में जो है वो हेल्प करते हैं। अब इसका जो है वो बेसिक फंक्शन क्या होता है मैक्रोफेज का, ये तो हमें पता है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये बेसिकली फेगोसाइटोसिस करता है, जो बेसिक बात है। इसके अलावा जो है वो कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नाम से क्या पता चलता है, क्या होना चाहिए? एंटीजन होना चाहिए इनके ऊपर, फॉरेन बॉडी देना चाहिए, एंटीजन्स होने चाहिए। एंटीजन बेसिकली बेटे क्या होती हैं? आजकल तो एंटीजन बॉडी हर वक्त जो है वो सुन रहे होते हो कोविड के साथ, होता क्या है एंटीजन? प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजेनिक प्रोटीन जो है वो फेगोसाइटो इसने पकड़ा मैक्रोफेज ने, ठीक है, उसको जो है वो इसने डिग्रेड किया इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये वापस प्रेजेंट होंगी ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेज, ठीक है। तो इसलिए इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो हमारा इम्यून रिस्पांस जो है वो इनिशिएट होना होता है और वो हमारे करते हैं टी लिम्फोसाइट। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं उनमें, यानी वन ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेज इज कि ये बिहेव लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी फेगोसाइटोसिस जो इसका प्राइम फंक्शन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ये इसका दूसरा फंक्शन है। और उसके अलावा जो है वो ये ढेर सारे जो है वो सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस, ठीक है। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें, तो ये तीन बेसिक फंक्शन आपने हर सूरत में बताना होता है। अब एक और टर्म आपकी किताब में लिखी हुई है, मल्टी सेलुलर जाइंट सेल मैक्रोफेजेस के अंदर। अब क्या होता है कि अव्वल तो ये इनसे जो चीज़ें ट्रैप करते हैं ये स्मॉलर इन साइज होती हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि दे एनगल्फ लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वो इतना लार्ज होते हैं कि एक सिंगल मैक्रोफेज जो है वो उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि मल्टीपल मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आके बाइंड करते हैं और एक जाइंट सेल बनाते हैं टू फेगोसाइटोज या टू डाइजेस्ट दैट लार्ज मॉलिक्यूल। तो उसको जो है वो हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल। ये आपकी किताब में टर्म लिखी हुई है, तो आपसे अगर पूछा जाए वाइवा में ऑब्वियसली हम पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल कैसे बनता है। और इसके अलावा जो है वो एक और टर्म होती है दैट इज एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है।
अब एपिथेलॉइड सेल क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस में जैसे टीबी होता है या जैसे और इन्फेक्शंस होते हैं, मैक्रोफेज जो है वो बेसिकली एनलार्ज हो जाते हैं इन साइज और उसके अलावा जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं डिफरेंट मल्टीपल सेल्स, और जहाँ मल्टीपल सेल्स जो है वो इकट्ठे होकर फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको जो है वो अपीयरेंस देते हैं एपिथेलियम की। यानी एपिथेलियम का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे ढेर सारे सेल हैं विद वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जहाँ इकट्ठे होंगे, उसको हम एपिथेलियम कह रहे हैं। तो उस तरह की अगर अपीयरेंस कोई स्ट्रक्चर देता है तो हम उसको उस नाम से जो है वो कह सकते हैं कि एपिथेलॉइड सेल्स की फॉर्म में। तो मैक्रोफेज में याद रखने के लिए जरूरी क्या है कि हाउ मैक्रोफेज फंक्शंस, और मैक्रोफेज का दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए हिस्टियोसाइट्स, और इनएक्टिव मैक्रोफेज और एक्टिव मैक्रोफेज क्या होता है। एक्टिव मैक्रोफेज जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, उसके जो है वो स्पेशल फीचर क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। फेगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, साइटोकाइंस, एपिथेलाइड सेल्स बनते हैं, मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स बनते हैं। तो ये टोटल 5 चीजें हैं जो इसके फंक्शन में आती हैं, जो कि आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट सेल पे चलते हैं, तो वी हैव मास्ट सेल्स। मास्ट सेल किस चीज को डील करता है? मास्ट सेल से क्या जहन में आता है फौरन? मैक्रोफेज की बात करें तो हमें फेगोसाइटोसिस आता है जहन में। जब हम मास्ट सेल की बात करते हैं तो फौरन जो है वो जहन में क्या आता है? एक सिंगल वर्ड। बेटे माइक ऑफ कर दो बच्चे। और बाकी स्टूडेंट्स जिनसे मैं पूछ रही हूँ, बेटे मास्ट सेल की बात करें तो आपके जहन में फौरन क्या आता है? कौन सा बॉडी का रिस्पॉन्स आता है? एलर्जी मैम। यानी जब हम बात करें मैक्रोफेज की तो मैक्रोफेज जो है वो क्या करता है? बेटी माइक ऑफ करके बेटी बात करें प्लीज। यहाँ पे सिर्फ कंसर्न बात जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ उसके लिए माइक ऑन करें। मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस के साथ है, मास्ट सेल एलर्जी के साथ है, ठीक है। एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं। अब मास्ट सेल्स क्या हैं? मास्ट सेल्स आर अबंडेंट अराउंड द ब्लड वेसल्स, और इनका जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स और रिलीज ऑफ हिस्टामीन और दूसरे जो है वो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो रिलीज करते होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। प्लीज बेटे माइक ऑफ कर दें, जहाँ डिस्टर्बेंस है वहाँ माइक ऑफ करें और उसके बाद बात करें। अपने घर वालों से बात करनी है तो माइक ऑफ करके करें काइंडली। उसके अलावा एस्थमा और एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब जब हम बात करते हैं मास्ट सेल की, तो मास्ट सेल का जो है वो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी किताब ने इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो इसी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। डायग्राम नहीं दी हुई, यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाई है ताकि आपको वो बात जो है वो बाद में अगर लो इसकी पिक्चर भी ले सकते हो तो बाद में तुम्हें वो पढ़ते हुए वो बात समझ आ जाएगी जो उसने स्ट्रक्चरल जो है वो उसमें फीचर्स बताए हुए हैं। मास्ट सेल को देखें, इसके और मैक्रोफेज के स्ट्रक्चर में जो है वो आपको बेसिक फंक्शन बेसिक डिफरेंस जो नजर आएगा वो ये कि उसका जो है वो उसके फंक्शन के लिहाज से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस थे और अंदर लाइसोसोम्स नजर आ रहे थे। यहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, जितने भी डार्क हैं ये सारे के सारे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं दे कंटेन डिफरेंट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये जो है ये आपको इसमें नजर आएंगे। अब होता क्या है कि मास्ट सेल में जो है वो इनके सरफेस के ऊपर IgE, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन E जो है वो उसके रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है कि IgE जो है वो क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज जो है वो कौन बनाता है? ये बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। जैसे ही कोई एंटीजन आता है उसके उस फर्स्ट टाइम जो है वो प्लाज्मा सेल से मिलता है तो वो वहाँ पे सिक्रीट करता है IgE एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा और यहाँ के इस मास्ट सेल के सरफेस पे IgE रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड करेंगे, और जब बाइंड करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो ये सेल जो है वो अपने केमिकल सारे के सारे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सिक्रीट कर देंगे। जब वो सिक्रीट करेंगे तो हमारे पास जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो एग्रीवेट हो जाएगा।
तो एलर्जिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। तो ये है बेसिक फंक्शन जो ये मास्ट सेल जो है ये परफॉर्म करेगा। तो इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। देन वी हैव लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। अब लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ल्यूकोसाइट्स में जो है वो हम पढ़ते हैं, आप अपने फिजियोलॉजी में जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे। और लिम्फोसाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हम पढ़ेंगे जब हम अपना इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे या लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। मैस्ट सेल जो प्लेटलेट्स को कह रहे हैं जी, मास्ट सेल्स प्लेटलेट्स को कह सकते हैं। नहीं, मास्ट सेल बिल्कुल डिफरेंट है और प्लेटलेट्स जो है वो अलग है। ठीक है, ये सारी की सारी सेलुलर टाइप्स हैं तो जो बिल्कुल डिफरेंट हैं दूसरे से। हर एक ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, प्लेटलेट्स ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स जैसे हमने कहा, और these are main types of immune cells of the body and they are made in the bone marrow and they are found in the blood and lymph tissue। और बोन मैरो के अलावा जो है वो ये कहाँ होता है, बेसिकली थाइमिक लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। थाइमस होता है एक हमारे पास ऑर्गन, उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास जो है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। लेकिन बेसिक प्रोडक्शन यूनिट जो है अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द बोन मैरो, जहाँ से जो है ये लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से जब हम प्लाज्मा सेल्स की बात करते हैं तो दीज आर मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं प्लाज्मा सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हो ना, लेकिन मास्ट सेल्स जो है ये बिल्कुल एक अलग से एंटिटी है। तो प्लाज्मा सेल्स आर मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स दैट सिक्रीट एंटीबॉडीज। स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब इस पूरे इसमें जो याद रखते हैं, जो कि आपके एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है। तो इसके न्यूक्लियस की एक स्पेसिफिक शेप है जिसको हम कार्ट व्हील अपीयरेंस देते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली इसके फंक्शन जो है वो अलहदा है कि वो क्या सिक्रीट करता है, बट इसका जो कार्ट व्हील शेप न्यूक्लियस है ये एमसीक्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। बाकी आप डिटेल में हम इन सेल्स को जो है लिम्फोसाइट्स को, प्लाज्मा सेल्स को इम्यून सिस्टम के साथ पढ़ेंगे। देन वी हैव ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स ऑब्वियस है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे। इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होंगे तो इओसिन कहलाएगा, इओसिनोफिल कहलाएगा। बेसोफिलिक होंगे तो बेसोफिलिक कहलाएगा। न्यूट्रोफिल्स होंगे। अब इसमें जो याद रखते हैं हम ऑब्वियसली इनके जो है वो न्यूक्लियस की शेप याद रखते हैं, जो एमसीक्यू में पूछी जाती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, दैट इज मल्टी लोब्ड। इओसिनोफिल का कैसा होता है, बायलोब्ड, 2 लोब्स, बाय मींस 2। बेसोफिल का जो है वो बायलोब्ड होता है, बट इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं दे आर डार्कर। बेसोफिलिक अपीयरेंस, बेसल, बी फॉर बेसोफिल, बी फॉर ब्लू अपीयरेंस, आसानी से याद रहेगा। देन वी हैव ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जिसके अंदर जो है वो हम लिम्फोसाइट्स हैं। एंड वी हैव मोनोसाइट्स। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन सारी की सारी आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ी हुई है। अब इससे हम आगे चलते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे वॉन्डरिंग सेल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अब एक और चीज़ जो आपसे पूछी जाती है कि बेटे ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम क्या होता है। अब ये एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो ल्यूकोसाइट्स हैं मोनोसाइट्स कहलाते हैं। अब मोनोसाइट्स क्या हैं, जिसके मैंने बता दिया आपको कि ये भी जो है वो ब्लड बॉर्न सेल्स हैं। अब यहाँ से जो है वो बोन मैरो ड्राइव्ड सेल्स हैं। ये मोनोसाइट्स जब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक है, और मैक्रोफेजेस में होंगे तो मैक्रोफेज का फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस, तो ये करेंगे। तो मोनोन्यूक्लियर और बॉडी में जो है वो डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट हैं, जैसे कॉपर सेल्स हैं लिवर में, जैसे माइक्रोग्लायल सेल्स हैं नर्वस सिस्टम में, जैसे साइनोसॉइडल एंडोथेलिया है लिवर, स्प्लीन, मैरो में। तो ये सारे सेल्स दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय फेगोसाइटिक एक्टिविटी। आपको ये 5 सेल के नाम जो है वो याद होना ज़रूरी है फॉर योर एमसीक्यूज, कि ये सेल्स जो हैं ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम का पार्ट है, यानी ये फंक्शन प्ले करेंगे क्या, फेगोसाइटिक एक्टिविटी है इनकी। और इनकी किस तरह से, अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स, के कॉपर सेल्स हैं तो दीज आर प्रेजेंट इन लिवर साइनोसॉइड्स। ठीक है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोक्लास्ट हैं तो बोन रिसॉर्प्शन करते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन बोन।
माइक्रोग्लायल है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो होंगे। यानी हम इसको इस तरह से पूछते हैं कि पार्ट ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम या सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच आर पार्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में हमने आगे पढ़ा है कि वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी बॉडी पार्ट हो तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम जो है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो, और इन सेल्स का जो है वो डेफिनेटली पता होना ज़रूरी है कि फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं, अगर लिवर में है तो उनका क्या नाम है, अगर बोन में है तो उनका क्या नाम है, अगर CNS में है तो उनका क्या नाम है। अब चलते हैं हम फाइबर्स की तरफ। अब फाइबर हमने कहा कि यहाँ पे हमारे सेल्स खत्म हुए, कनेक्टिव टिश्यू यानी हमने कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट्स थे उसमें से सेल पोर्शन को जो है वो कंप्लीट किया। नाउ वी हैव फाइबर्स। फाइबर की बात करें तो वी हैव कोलेजन फाइबर, वी हैव इलास्टिक फाइबर एंड वी हैव रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन टफ है, इट प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये इसका बेसिक फंक्शन है। जब हम इलास्टिक की बात करते हैं तो दीज आर येलो फाइबर्स, दे हैव लॉन्ग थिन ब्रांचिंग फाइबर्स, नाम से पता चलता है दे कैन स्ट्रेच, दे कैन रिकॉइल, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी है। रेटिकुलर फाइबर की बात करें तो रेटिकुलम का मतलब होता है मैश वर्क, बहुत दफा बताया मैंने। तो मैश वर्क है तो ये ब्रांचिंग फाइबर होने चाहिए, कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। होते ये कोलेजन फाइबर हैं, बट कौन सी टाइप के होते हैं ये हम आगे देख लेते हैं। कोलेजन की टोटल 28 टाइप्स हैं और ये जो है वो थिन नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों फाइबर्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि ये फाइबर्स होते कहाँ हैं। ये पहले बहुत डिटेल में आप लोगों को जो है वो कराया जाता था, इसमें जो है वो सारे के सारे प्रोटीन्स और सारी चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो है वो आपको इस स्टेज पे जो है यानी अंडर ग्रेड लेवल पे जो है वो आपको पता होना ज़रूरी नहीं, आपको बेसिक बात जो है वो पता होनी चाहिए कि कोलेजन फाइबर बनता कैसे है। कोलेजन जो होते हैं ये थिन फिब्रिल्स होते हैं और ये सारे के सारे जो है वो इस तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट के साथ होते हैं। अब जब ये पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं तो इसमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन आते हैं और कुछ गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। आप अगर ये नंबर 1 पे देखो, ठीक है। अब जो ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं वो बेसिकली इस तरह से प्रेजेंट करते हैं डार्कर बैंड्स की फॉर्म में, और जो गैप रीजन होते हैं वो लाइटर नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोलेजन फिब्रिल जो है वो स्ट्राइटेड अपीयरेंस देता है। स्ट्राइएशंस का मतलब होता है कि डार्क और लाइट जो है वो बेंडिंग हुई हुई है, ठीक है। तो यानी एक बात जो याद रखनी है कि कोलेजन फाइबर्स फिब्रिल्स जो हैं, कोलेजन प्रोटीन्स जो हैं, दे आर थिन फाइबर लाइक, और ये जो है पैरेलल अरेंजमेंट के साथ होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग रीजन होते हैं, कुछ गैप रीजन होते हैं, और ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं। जो गैप रीजन है उनको हम लेक्यूनर रीजन भी कहते हैं। अभी कोलेजन फिब्रिल्स जो होती हैं ये जब जमा होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दे विल फॉर्म कोलेजन फाइबर, एक सिंगल फाइबर बनाया। अब ये कोलेजन फाइबर अगर ढेर सारे इकट्ठे होंगे तो कोलेजन बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर बन जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी एक सिंगल प्रोटीन फॉर्म से फिब्रिल बने, ठीक है। अब वो फिब्रिल ने जो है वो एक सिंगल फाइबर बनाया, अब सिंगल फाइबर का एग्रीगेट जो है वो बंडल कहलाएगा कोलेजन फाइबर्स का। हमारे पास टोटल 28 डिफरेंट टाइप्स के कोलेजन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलेजन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको जो है वो इसके 3 मेन ग्रुप्स जो है उसका पता होना जरूरी है। वी हैव फिब्रिलर कोलेजन, वी हैव शीट फॉर्मिंग कोलेजन, एंकरिंग कोलेजन। इनके नाम से पता चलता है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वी हैव टाइप 1, 2, 3, 5 एंड 11, दीज आर फिब्रिलर कोलेजन। कि आपकी किताब में जो है वो छोटी छोटी से जो है वो पैराग्राफ्स या लाइंस की फॉर्म में जो है वो दी हुई है, इनकी डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वी हैव शीट फॉर्मिंग कोलेजन टाइप 4 विच इज प्रेजेंट इन द बेसल लैमिना। अब इस स्लाइड में आपको ये पता होना जरूरी है कि फिब्रिलर कोलेजन यानी हमारी बॉडी में मोस्टली टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो टाइप 1 जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर अवर बॉडी, सारे टिश्यूज में होते हैं। और शीट फॉर्मिंग टाइप 4 जो है दीज आर प्रेजेंट ऑन द बेसल लैमिना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था टाइप 4 कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से बाकी एंकरिंग कोलेजन जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपकी किताब ने लिखा हुआ है, आपने किताब से सारी चीज़ें याद करनी है, लेकिन इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन जो है कोलेजन की आपको पता होना ज़रूरी है। ये क्लिनिकल डिसऑर्डर्स जो हैं ये 3, अगर हो सके तो इसकी स्लाइड की जो है वो आप पिक्चर ले सकते हैं कि ये क्लिनिकल डिसऑर्डर्स जो हैं ये कोलेजन सिंथेसिस में डिफेक्ट की वजह से होते हैं।
ये समटाइम्स आपसे जो है वो बेटे MCQs में जो है वो पूछे जा सकते हैं, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट थे, तो सिर्फ ये 3 ही लिए गए हैं, ठीक है। तो इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं और आपने इसको जो है वो पढ़ना है। टाइप 1 कोलेजन की जो है डिजीज क्या होती है, दैट इज ऑस्टियोजेनेसिस, यानी अगर उसके जो है वो सिंथेसिस में जो है डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट कहते हैं, और कैसे सिम्टम्स होंगे। टाइप 3 की वजह से क्या होगा, टाइप 4 की वजह से, और मल्टीपल जो है वो अगर कोलेजन फाइबर्स जो है वो उनके सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो तो क्या चीज़ें होंगी। Then we have elastic fibers. Elastic fiber में जो है वो क्या है, they are rich in glycine and proline. हाँ, कोलेजन में जो है वो एक बात जो है वो मिस हो गई कि उसके अंदर जो है वो प्रोटीन कौन से यूज होते हैं, उसमें भी ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी, उसके अंदर जो है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। तो ग्लाइसिन, प्रोलीन जो है वो इलास्टिन में भी बेसिक प्रोटीन्स हैं दैट कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ दीज फाइबर्स। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन लिगामेंट्स, लंग, स्किन, ब्लैडर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। यहाँ जहाँ भी इलास्टिसिटी रिक्वायर होगी वहाँ पे हमारे पास इलास्टिक फाइबर होगा। और अगेन इलास्टिक फाइबर के साथ एसोसिएटेड जो डिजीज जिसके बारे में जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है मार्फन सिंड्रोम, एंड दैट इज अ डिफेक्ट इन इलास्टिक फाइबर सिंथेसिस। यानी वो जो 3 डिजीजेस पहले आपने किए हैं वो कोलेजन फाइबर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और मार्फन सिंड्रोम जो है दैट इज डिफेक्ट इन द इलास्टिक फाइबर सिंथेसिस, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप एक दफ़ा पढ़ लो, शायद इन सिम्टम्स के साथ जो है वो एक सिनेरियो बना के आपसे पूछा जाए कि ये मार्फन सिंड्रोम जो है या फिर ये सिम्टम्स के साथ जो है वो बच्चे ने प्रेजेंट किया है, तो आप इसका डायग्नोसिस बताएं और ये जो है डिजीज़ किस तरह के फाइबर्स की या कौन से कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू की डिफेक्टिव फॉर्मेशन की वजह से जो है वो होती है। तो यानी इस तरह से सिनेरियो बना के भी ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं सवाल इन योर SCQs, और इस तरह से सिंगल फॉर्म में भी जो है वो पूछा जा सकता है। अब ये किस तरह से होते हैं इलास्टिक फाइबर, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरह से होती हैं कि हमारे पास सिंगल चेन इलास्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक करते हैं और इस तरह से जो है वो बाउंड होते हैं। ये है इनकी स्ट्रेच्ड फॉर्म, ठीक है। और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये जो है वो इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में जो है वो हमें नजर आते हैं। Then we have the stages of development of elastic fiber. पहले जो है वो हम इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ाते थे, लेकिन बेटे अब इस स्टेज पे मेरे ख्याल है अंडर ग्रेड स्टेज पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। आपको अगर बेसिक बातें पता हैं तो वो हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ कि इलास्टिक फाइबर्स की डेवलपमेंट में हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होता है, यानी किसी भी तरह का फाइबर है तो वो बनाएगा फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं कुछ जो कि इस इलास्टिक फाइबर की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। तो वी हैव एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट। अब एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर बनाएगा, और फाइबर जो है ये जो माइक्रोफिब्रिल्स बने हुए हैं ये बेसिकली फिब्रिलिन प्रोटीन की वजह से हैं, ठीक है। अब ये फिब्रिलिन प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरह से फिलामेंट में अरेंज हो जाते हैं। अब इस स्टेज को कहते हैं ऑक्सीटैलिन स्टेज। अब ये फिब्रिलिन प्रोटीन्स थे। अब फिब्रिलिन प्रोटीन के दरमियान एक जेल वाला मैट्रिक्स आना शुरू हो जाता है जो कि इलास्टिन प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब 2 चीज़ें हो जाएं फिब्रिलिन एंड इलास्टिन तो वो स्टेज को हम एलोनिन स्टेज कहते हैं। आपकी किताब ने लिखी हुई है ELAUNIN। फिर जब क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट में जब इलास्टिक फाइबर मैच्योर बन जाता है वो क्या होता है कि जो हमने ये जितना जेल लाइक लिक्विड था इलास्टिन का वो सेंटर में आ जाता है, और जो फिब्रिलिन प्रोटीन्स थे वो सारे के सारे जो है वो पेरिफेरी पे अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। तो इस स्टेज को हम इलास्टिक फाइबर स्टेज कहते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ द इलास्टिक फाइबर की। अब ये जो है वो अगर कोई बहुत टफ एग्जामिनर हो तो वो आपसे SCQ में ये पूरी की पूरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स जो है वो पूछ सकता है। यानी वो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द नेम द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज इलास्टिक फाइबर। वी हैव ऑक्सीटैलिन, वी हैव एलोनिन एंड वी हैव इलास्टिक फाइबर स्टेज। तो इसके कंपोनेंट्स फिब्रिलिन इसमें दोनों होंगे, और इसकी अरेंजमेंट जो है वो कि इलास्टिन जो है वो सेंटर में आ जाएगा, फिब्रिलिन जो है वो पेरिफेरी में आ जाएगा। हमारा टाइम हो रहा है ख़त्म, तो बस इसको हम ख़त्म करते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स मैश वर्क होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आप देख लें, थिनर टाइप 1 कोलेजन में। और ये जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन फाइबर्स को हम आर्गायरोफिलिक फाइबर्स कहते हैं, यानी ये सिल्वर स्टेन्स को जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बेसिक बातें बहुत मुश्किल नहीं है, आप अपनी किताब से देख सकते हैं।
और उसके बाद जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस का पोर्शन भी जो है वो आई थिंक अपने किताब में जो है ये आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसमें ये स्ट्रक्चर, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं स्लाइड्स की अगर लेना चाहो तो। वी हैव ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसको किताब से देख लें आप। प्रोटियोग्लाइकेंस हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और कुछ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में जो है वो हमने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू के जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स, वी हैव सेल, वी हैव फाइबर्स, वी हैव मैट्रिक्स। सेल, उसमें जो है वो हमने हर सेल को जो है वो डिटेल में देखा है। अब आपने ये इसी तरीके से करना है, और अटेंडेंस का आपका लिंक जो है वो आपको भी शेयर कर दिया जाएगा, तो अपनी अटेंडेंस आपने वहाँ पे मार्क करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कल के प्रैक्टिकल के लिए बेटे, कल के प्रैक्टिकल के लिए जो मंडे को मॉर्निंग में होगा आपका, उसमें जो है वो डॉक्टर सादिया आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो ड्रॉ करना बताएंगी, कि जिसके तीनों कंपोनेंट्स इसके अंदर जो है वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी क्लासिफिकेशन की ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमने किया था तो उसको भी इसी तरीके से किया था, उसमें हमने पहले क्लासिफिकेशन की थी, बाद में उसके जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स किए थे। तो हमने इस दफा पहले जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स किए हैं, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट सैटरडे को क्लास में जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपने कुछ भी पूछना हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लें, क्योंकि आई थिंक डॉक्टर फरजाद की क्लास है आपके साथ, तो वो इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।